जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र और उसकी विशेषताओं के बारे में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था संविधान के बारे में। संविधान है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोकतंत्र क्या है, शासन प्रणाली क्या है, शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं, उसमें लोकतंत्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र के बारे में। इसके लिए पहले हम समझेंगे कि शासन क्या है, शासन कितने प्रकार के। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि राज्य के गुण कौन कौन से होते हैं। इनमें हमने 4 गुणों के बारे में चर्चा की थी कि कोई भी राज्य होता है वहाँ क्षेत्रफल होना चाहिए, साथ में जनसंख्या होनी चाहिए, उसके अलावा संप्रभुता होनी चाहिए और सबसे लास्ट में शासन। अब शासन हमको देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए शासन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अब शासन को देखें तो शासन कितने प्रकार के हैं। एक राजतंत्र होता है, एक तानाशाही होती है, एक साम्यवादी व्यवस्था होती है, एक गणतंत्र और लोकतंत्र। अब आप देख के समझ सकते हैं कि भारत में इनमें से कौन सी व्यवस्था संचालित की जाती है, क्योंकि संविधान के प्रारंभ में ही उद्देशिका में इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। अगर हम भारत की व्यवस्था के बारे में बात करें तो भारत में गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। अगर हम प्रस्तावना को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि उद्देशिका के माध्यम से ये बताया गया है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। अगर हम समझे कि गणतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र इसमें ज़्यादा काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, उनको लगता है कि ये इक्वल चीज़ है। हालांकि बहुत देखा जाए इसमें क्लोजनेस भी है, बहुत ज़्यादा इक्वल भी है। लेकिन गणतंत्र के माध्यम से हम किसी भी देश के प्रमुख को हम चुनते हैं, यानी कि देश का प्रमुख कौन होता है। अगर भारत की बात करें तो देश का प्रमुख है राष्ट्रपति, देश का प्रमुख राष्ट्रपति। अब भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से। और राष्ट्र का ये हो गया आपका गणतंत्र। और लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख। अब शासन का प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री को तो हम नहीं, प्रधानमंत्री तो एक नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो जो सांसद होता है तो उनको हम प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुनते हैं। यानी कि भारत के उद्देशिका में जो लिखा हुआ है, भारत के संविधान के उद्देशिका में, कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसी का मतलब है कि यहाँ पे लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। गणतंत्र मतलब जब हम देश के प्रमुख को चुनते हैं, और लोकतंत्र मतलब हम जब शासन के प्रमुख को चुनते हैं। अब हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हमें देखना है कि लोकतंत्र क्या होता है, जो सबसे प्रमुख तत्व भारत के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है, और जो सबसे बेसिक चीज भी है कि अगर हम लोकतंत्र ही नहीं जानेंगे तो आगे संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने का कोई औचित्य भी नहीं रहता है। अगर हम बात करें कि लोकतंत्र क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये उठती है कि क्या भारत में हमेशा से लोकतंत्र रहा है? जी नहीं। भारत की आजादी के पश्चात भारत में लोकतंत्र है। अगर हम पूर्ववर्ती चीजों को देखें, यानी कि प्राचीन चीजों को देखें, तो यहाँ पे देखा जाता है कि भारत में राजतंत्र था। जैसे मौर्य काल है, या फिर आगे हम लोग सल्तनत काल देखते हैं, मुगल काल देखते हैं। भारत की एक कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी, सब राज्य अलग अलग बटे हुए थे और उनके सब राज्यों की अलग अलग सरकारें यानी कि राजा थे। राजतंत्र में हम देखते हैं कि राजा ही देश का प्रमुख होता है या राज्य का प्रमुख होता है, और वही सारे नियम कानून उसी के अंतर्गत या उसके जो सामंत होते हैं उनके साथ मिलकर बनाता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, यहाँ पे लोगों के पास अधिकार है। अगर हम भारत की उद्देशिका में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे लोगों के पास अधिकार दिए गए। अगर हम लोकतंत्र की जो सर्वमान्य परिभाषा है उसको देखें कि लोकतंत्र यानी कि जब लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए, यानी कि सब कुछ लोगों का है। ऐसे में सारी जो पावर होती है, सारे अधिकार होते हैं, वो जनता के पास निहित होते हैं। अगर लोकतंत्र की बात करें, यहाँ पे जो परिभाषा है कि जब जनता अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने तो वो लोकतंत्र है। लेकिन क्या इस परिभाषा मात्र से ये सिद्ध हो जाता है कि वो कोई भी देश जहाँ पे चुनाव करवाया जाता है, लोग वोट देते हैं, वो लोकतांत्रिक देश है? तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हमको ये समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कुछ लोकतंत्र की विशेषताएं भी होती हैं। अगर वो विशेषताएं नहीं हैं तो कोई भी देश चाहे जितना कहता रहे कि वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो लोकतांत्रिक देश वास्तविकता में सही मायने में नहीं होगा। अगर हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे प्रमुख विशेषता होती है
कि यहाँ पे जो निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है वो लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। यहाँ पे एक चीज बता दें कि प्रतिनिधि को क्यों चुना गया। भाई, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पे जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने संसद में जा करके नियम कानून नहीं बना सकती, इसलिए 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसको हम संसद कहते हैं। ये केंद्र के स्तर पे हो गया। राज्य के स्तर पे हम विधायक को चुनते हैं और वो जाकर के उन 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखा गया जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश में वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे वर्तमान में म्यांमार और पाकिस्तान, म्यांमार में भी मिलिट्री कू चल रहा है। म्यांमार की संसद में 25% जो सीटें हैं वो सेना के लिए नियुक्त करके रखी गई, सेना के लिए अनिवार्य हैं, वो सीटें फिक्स हैं। अब सेना कैसे आती है? सेना का नियुक्ति होती है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन के माध्यम से चुनती है। तो क्या सही मायने में जो वहां की संसद है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित हो रही है? वही प्रश्न आता है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में हमने देखा कि मुशर्रफ के टाइम पे वहां पे जो संसद थी वहां पे और साथ में सरकार थी, वहां पे सेना ने अपना अधिकार स्थापित किया। वहां पे कहा तो जाता है कि वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पे ज्यादा अधिकार सेना के पास है। तो जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। सही मायने में वो प्रतिनिधि संसद में बैठ करके नियम कानून बनाए और वो निर्णय लें। ये लोकतंत्र की सबसे प्रमुख और पहली विशेषता है। अगर हम लोकतंत्र की दूसरी विशेषता पे ध्यान दे, प्रकाश डालें, तो देखा जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव होना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव क्या है? तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे चीन को देखें तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी सरकार है, वही एक ही पार्टी है और वही इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करती है। अगर दूसरी कोई पार्टी बनती भी है, छोटी पार्टी, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में देखा जाता है कि यहाँ पे जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को अपना वोट देगी या फिर उन प्रतिनिधियों को या फिर उन छोटी पार्टियों को जो उनसे परमिशन लेकर के आई है। ऐसे में इनडायरेक्टली देखा जाएगा कि सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही है। तो क्या जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर सरकार की जवाबदेहिता है वो सुनिश्चित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसके लिए अनिवार्य है कि हर हाल में किसी भी लोकतांत्रिक देश में 2 या 3 पार्टियां होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो बहुमत, वो तानाशाही ना व्याप्त हो पाए। अगर हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता पे फोकस करें तो यहाँ पे मताधिकार, वयस्क मताधिकार होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में जो मत के मूल्य होते हैं वो समान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब ये कैसे? तो इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे तो आपको चीजें वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भी आसानी से समझ में आएंगी और वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी आसानी से समझ में आएगा। अगर हम इस तीसरी विशेषता की बात करें कि जो वयस्क मताधिकार वो लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, समान मतमूल होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो सऊदी अरब में हालांकि वर्तमान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया है, लेकिन 2015 के समय में देखा जाता है कि वहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या मताधिकार सार्वभौमिक मताधिकार था? नहीं था। इसी प्रकार अगर हम एस्टोनिया को देखें तो वहां पे जो रूसी अल्पसंख्यक थे उनको जो मतमूल था वो एस्टोनिया के जो मूल निवासी थे उनके मतमूलों से कम था, यानी कि उनमें डिफरेंस था। तो क्या समान मतमूल है? नहीं है। तो कोई देश अगर अपने को लोकतांत्रिक कहता है परंतु इन विशेषताओं पे खरा नहीं उतरता है तो वो एक वास्तविक में लोकतांत्रिक देश नहीं है। अगर हम चौथी विशेषता पे बात करें तो कोई भी लोकतांत्रिक देश उसको एक दायरे में काम करना रहता है, यानी कि एक लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत काम करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि वो तानाशाही पे ना उतरे, वो सारी पावर अपने पास केंद्रित ना करे। अगर हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो 2017 तक जिम्बाब्वे पे रॉबर्ट मुगाबे नाम के एक राष्ट्रपति थे जिनका बहुत ही ज्यादा वहां पे नाम था। हालांकि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी थे, लेकिन वो तानाशाही के स्तर तक उतर चुके थे। मीडिया पे कंट्रोल, वहां की जो संस्थाएं थी उन पे कंट्रोल। तो क्या वो वास्तविकता में लोकतंत्र का निर्वहन कर रहे हैं? वो वास्तविकता में एक लोकतांत्रिक देश का गठन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश को वास्तविक लोकतांत्रिक देश बनाती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत में संविधान का गठन हुआ था तब से लेकर के वर्तमान तक में देखा जा रहा है, हालांकि वर्तमान में कुछ चीजें चेंज हुई हैं और समय समय पे चेंज होती भी रहती हैं। सरकार पे कोई
कोई कटाक्ष नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है समय समय में जो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन फिर भी भारत में देखा जाता है कि ये चारों विशेषताएं भारत के संविधान में, साथ में भारत के लोकतांत्रिक जो गणतंत्र है उसमें परिलक्षित होती है। ये विशेषताएं किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक अनिवार्य तत्व है। अगर हम बात करें कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये तो अभी कॉन्सेप्ट था कि अगर लोकतांत्रिक देश है तो आप विश्लेषण कर सकते हैं कि पेपर पढ़ के या वर्तमान घटनाओं के माध्यम से कि कोई देश जो अपने को लोकतांत्रिक कह रहा है तो क्या वो वास्तविक में लोकतांत्रिक है। इसी प्रकार अगर हम लोकतंत्र के भागों के बारे में बात करें कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि जहां पे मीडिएटर ना हो, प्रतिनिधि ना हो, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों को ना चुने बल्कि जनता सारे निर्णयों में स्वयं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, यानी कि डायरेक्टली वो निर्णयों में हस्तक्षेप करे। और ये किस देश में संभव है? वो देश जहां पे जनसंख्या अति निम्न हो। क्या ये भारत में संभव है? जहां भारत में लगभग 135 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या पहुंच रही है, तो ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में संभव ही नहीं है। और साथ में भारत के लोग भी बहुत बिजी हैं। तो भारत में क्या देखा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। जैसे हमने सांसद को चुना या विधायकों को चुना, और वो सांसद उस संसद में बैठते हैं, यानी कि विधायिका तक पहुंचते हैं और वहां पे निर्णयों को, कानूनों को बनाते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है कि डायरेक्टली जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें जनता इन्वॉल्व नहीं है, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो इन्वॉल्व है। तो इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह देते हैं। अगर हम लोकतंत्र के प्रणाली की या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। मैं तो आपको थोड़ा इरेज करके बताता हूं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि एक होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली और एक होती है संसदीय प्रणाली। अब अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली क्या है, ये संसदीय प्रणाली पे पूरा विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहां पर समझना आवश्यक है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत ये अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली क्या होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली जहां पर वास्तविक शक्ति और जो एक काल्पनिक शक्ति होती है, यानी कि जो सही मायने में दोनों तरीके की शक्तियां होती है, वास्तविक शक्ति भी काल्पनिक शक्तियां भी, वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। अमेरिका जहां पे औपचारिक शक्ति भी और वास्तविक शक्ति भी, जिसको हम काल्पनिक शक्ति बोल रहे हैं, औपचारिक की जगह पे काल्पनिक भी कर सकते हैं, औपचारिक भी कर सकते हैं, वहां पे यूएसए हमको एग्जाम्पल के तौर पे दिखता है। लेकिन भारत की बात करें, क्या यहाँ पे वास्तविक और औपचारिक शक्तियां क्या राष्ट्रपति के पास निहित है? नहीं, यहाँ पे जो वास्तविक शक्तियां हैं वो तो प्रधानमंत्री के पास हैं, पर जो औपचारिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। क्या राष्ट्रपति के पास कोई पावर है यहाँ पे? तो वो पावर को जो है कार्यपालिका के अंतर्गत रह के काम करता है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो शासन का प्रमुख, वो प्रधानमंत्री के पास निहित की गई है। तो ऐसी प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कह देते हैं। अब अगर हम संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताओं पे गौर कर ले तो यहाँ पे जो प्रमुख विशेषता होती है कि जो बहुमत दल का नेता होता है या बहुमत वाली पार्टी होती है वो रूल करती है, वो शासन करती है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार, अगर हम उसकी और विशेषताओं पर चर्चा करें तो यहाँ पे जो निचला सदन होता है, संसद में जब हम पढ़ाएंगे तो दो टाइप के सदन है, एक प्रथम सदन, द्वितीय सदन। तो निचला सदन होता है वो विघटन किया जा सकता है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। अगर हम संसदीय प्रणाली की अन्य विशेषताओं पे गौर करें तो यहाँ पे दोहरी सदस्यता होती है। किसकी? मंत्रियों की, सांसद की, जो कि कार्यपालिका में भी प्रतिनिधित्व करते हैं और विधायिका में भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यपालिका का मतलब जहां पे प्रधानमंत्री हो गए, सरकार हो गई। विधायिका जहां पे संसद, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, वहां पे वो सांसद जाकर के बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं। तो ये आपके संसदीय प्रणाली की विशेषता थी। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमने संविधान पढ़ा और लोकतंत्र पढ़ा। लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं, ऐसे कौन से गुण हैं जो लोकतंत्र को किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों पे हमने विस्तार से चर्चा की। ये अभी जो चीजें टर्म्स पढ़ रहे थे, ये हमें बेसिक चीजें जाननी है जो कि हमें एक अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाती है कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे संवैधानिक विकास से लेकर के
इतिहास को कवर करते हुए आगे एक एक करके पूरे चैप्टर कवर करेंगे। तो अभी जो 2 क्लास होंगी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डालूंगा, उसको अटेम्प्ट करिएगा और उससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बीच में कई लोग बोलते भी हैं, 1-2 लोगों ने कहा है कि जो मेरा लेक्चर होता है उसमें मेरी थोड़ी अगर स्पीड आपको तेज लगती है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप स्पीड को नॉर्मल या फिर कम या बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। जय